कपास की परिमित खेती। कपास फसल की उन्नत खेती हम निम्नलिखित बिंदुओं पर की जाएगी। सामान्य जानकारी, जल प्रबंधन व सूक्ष्म सिंचाई रेखा, खरपतवार प्रबंधन, कीट एवं व्याधि प्रबंधन, पोषण प्रबंधन एवं आर्थिक समीक्षा। कपास जो है सभी को पता है कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है और देश की औद्योगिक व कृषि अर्थव्यवस्था में इसका एक प्रमुख इसकी भूमिका है। भारत में इसे सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य के निमाड़ जिले के निमाड़ क्षेत्र जो है उसमें खरगोन में इसकी 87,045 हेक्टेयर में इसकी खेती की जाती है। मध्य प्रदेश में कपास का औसतन उत्पादन 10 क्विंटल प्रति एकड़ है। बीटी कपास, बेसिलस यूरिजेनेसिस कपास जो है वो 1998 में इसका परीक्षण किया गया। 2002 में इसे व्यावसायीकरण परिचय दिया गया। 95% बीटी किस्मों को भारत में अपनाया जाता है। बीटी कपास बोलवर्म और पिंक बॉलवर्म कीट के प्रतिरोधी किस्म होती है। बीटी कपास की उपज में पारंपरिक खेती की तुलना में 24% की वृद्धि हुई है और बीटी कपास की जो बीज दर है वो पारंपरिक कपास की तुलना में उसको हम कम होती है। बीटी कपास की जो किस्में हैं जो इसमें दी हुई हमारे कृषक लोग भली भांति से परिचित हैं कि इसमें कौन कौन सी किस्में हैं बीटी कपास की। उसमें RCS 308, RCS 314, RCS 317, MRC 6301, MRC 6302, MRCH 6025, NCH, NSH 6 और तुलसी 4 इत्यादि जो प्रजातियां बहुतायत रूप से इन तीनों जिले जहां पर की कपास सबसे ज्यादा मतलब होता है, इन जिलों में हमारे कृषक बंधु इस तरह के जो प्रजातियां हैं वो बहुतायत रूप से कर रहे हैं। अब ये निम्न जो जानकारी है उसमें मिट्टी जो है अच्छे जल निकास वाली जो दोमट मिट्टी होती है, लेकिन जो मध्यम काली मिट्टी है वो कपास के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। कपास के लिए जो pH मान है वो 6 से 7 और ये किस्म आपको बताई गई है। इसमें खंडवा 2, मालझरी, JKHY1, JKHY12, HD 107 इस तरह की जो प्रजातियां हैं और फसल की जो अवधि है वो 6 से 8 महीने है और बीज दर जो होती है वो संकर किस्मों के लिए 2 किलो प्रति एकड़ और उन्नत किस्में होती है वो 6 से 8 किलो प्रति एकड़ अनुशंसित की गई है। जलवायु एवं तापमान, कपास जो है वो 100% खरीफ की फसल है। खरीफ में उगाने वाली फसल जो है वो कपास है। इसके लिए अंकुरण जो होता है उसके समय तापमान 32 से 34, वृद्धि के समय 21 से 27 और जब बॉल फॉर्मेशन होता है उस समय 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान उपयुक्त माना जाता है। अब आप देखेंगे बुआई का जो समय है वो 15 मई से 25 जून माना जाता है। कपास के लिए खेत की तैयारी होना बहुत जरूरी है, जिससे गहरी जुताई हम करते हैं जिससे कि जो नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है और जमीन में पड़ा हुआ जो प्यूपा है वो अत्यधिक गर्मी के पड़ने से वो नष्ट हो जाता है। रोटावेटर करना चाहिए और रोटावेटर जो है उसको करने से जो मिट्टी के बड़े बड़े ढेपे हैं वो टूट करके बारीक हो जाते हैं, जिससे कि पानी का जो आदान प्रदान है वो हर पौधे तक सही रूप से पहुंच जाता है। कपास की ये बुआई आप कहते हैं कि चौफुली पद्धति और जावी जो लाइन पद्धति है उससे की जाना चाहिए। फसल का अगर हमको कपास का उत्पादन गुणवत्तापूर्ण उत्पादन लेना है उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। जो भी सस्यकार हैं उसमें रबी की फसल की जब कटाई छटाई करते हैं तो हमको गहरी जुताई करना चाहिए और गहरी जुताई करने के पश्चात जब हम अंतिम जुताई करते हैं इसके पहले हमें मिट्टी परीक्षण कराना चाहिए। मिट्टी परीक्षण कराने से मिट्टी में जो भी पोषक तत्व हैं उनके कौन से पोषक तत्वों की कमी है, मिट्टी का pH मान कितना है, विद्युत चालकता कितनी है, कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात कितना है, ये सारी जानकारी हम मिट्टी परीक्षण करा के करते हैं। जब भी हम रोटावेटर करते हैं उसके पहले पकी हुई जो गोबर की खाद है उसको हमें जैसे 10 टन हम लेते हैं तो उसमें 10 किलो ट्राइकोडर्मा, सीडोमोनास और माध्यम कल्चर जो आता है उससे हमें जो है उसे उपचारित कर लेना चाहिए। अच्छी प्रजाति का हमको चुनाव करना चाहिए। बीज उपचार संभवतः हो तो जैविक या रासायनिक विधि से अनिवार्य रूप से करना हमारे लिए कारगर होगा। बीज की बुआई जो है आजकल हमारे जो निमाड़ अंचल के किसान बंधु हैं वो लोग भी इसे ऊंची उठी हुई क्यारी पद्धति से करें। तो मैं सभी किसानों से कहना चाहूंगा कि ऊंची उठी हुई क्यारी पद्धति से कपास लगाएं और संभव तो हो तो ट्रेश मल्चिंग या प्लास्टिक जो मल्चिंग है वो उनको करना चाहिए। पानी का प्रबंधन अनिवार्य रूप से
टपक सिंचाई से या मिनी फव्वारा सिंचाई से करें, लेकिन 90% टपक सिंचाई और 10% जरूरत पड़ने पर मिनी फव्वारा सिंचाई करना चाहिए। पानी जो है पूर्व मानसून जो कपास है उसके लिए किसान भाई टपक सिंचाई से ही इसकी नियमित रूप से इसको पानी दें। जल विलय खादों का जो उपयोग है वो टपक या फव्वारा सिंचाई से करें। जैविक खाद, जैविक कीटनाशकों का 75% हमारे फसल पर उपयोग होना चाहिए। जैसे मैंने शुरुआत में ट्राइकोडर्मा है, सीडोमोनास है, पीएसबी है, एज़ोटोबैक्टर है, एजोस्पाइरिलियम है। दूसरा, समन्वित कीट एवं व्याधि प्रबंधन करें। अभी हम आगे आपसे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से हमको जैविक कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए, कौन से हमें रासायनिक कीटनाशकों का संतुलित उपयोग हमें करना है, जिससे कि हम हमारी फसल को आर्थिक नुकसान क्षमता से ऊपर रख सकें, जिसमें लागत कम से कम होती है और मुनाफा ज्यादा होता है। कपास फसल की जो पौधरोपणी है वो सबसे जरूरी होता है कि हमको कपास कितने बाय कितने पे लगाना है। कपास को हम बहुतायक रूप से 5 बाय 2 पे लगाते हैं, 4.5 बाय 2 पे भी लगाया जाता है, 4 बाय 1 पे भी लगाया जाता है, लेकिन जो मिट्टी का प्रकार है उसके अनुसार हम उसका दूरी निर्धारित करते हैं। बुआई के समय से पंक्ति की दूरी मैंने बताया 150 सेंटीमीटर मतलब 5 फीट, पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर मतलब 2 फीट, पौधे की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर और ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी जो होती है वो 30 सेंटीमीटर। कपास के उगने तक उसको पानी अच्छा देना चाहिए। जब भी हम कपास लगाते हैं तो एक हील में 2 बीज लगाना चाहिए और बीज के नीचे बारीक जो गोबर की खाद का भूरा है उसको भुरक के डाल देना चाहिए, जिससे कि जो है उसके अंदर एक ऑर्गेनिक खाद जो है उसको बीज को उगने में मदद करती है। उसके बाद आप देखेंगे कि कपास की जो ड्रिप सिंचाई है उसके लिए समय तालिका कैसी होती है। मैंने आपको बताया, एक बार अगर काकड़ा या कपास बाहर आ जाए तो फिर उसके बाद उसको मई के महीने में करीब 1.5 लीटर पानी हमको देना चाहिए। जून में जो है 1 लीटर 600 मिलीलीटर, जुलाई में 2 लीटर 225 मिलीलीटर, अगस्त में 3 लीटर, सितंबर में 5 लीटर। अब आप ये देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा पानी जो है कपास को अक्टूबर महीने में लगता है, क्योंकि कपास की जो क्रांतिक अवस्था जो होती है, जब उसमें कपास फूटने लगता है, फूटन की जो अवस्था आती है, उस समय कपास को सबसे ज्यादा पानी लगता है। तो ध्यान रहे किसान भाई कि जो पानी हमको टपक सिंचाई से वो अक्टूबर महीने में सबसे ज्यादा देना है। नवंबर में 4, दिसंबर में 3, जनवरी में 3 और फरवरी में 3। ये नमी देख करके और वाष्पीकरण की स्थिति को देखते हुए हमने ये जो तालिका बनाई है, इस तालिका को हमारे जितने भी कृषक हैं जो हमारे वेंडर से जुड़े हुए हैं, तो मेरी वेंडरों से निवेदन है कि वो लोग हमारे किसान भाइयों को ये जो तालिका है इसके बारे में हमेशा अवगत कराते रहें और उनसे इसके बारे में जानकारी देते रहें। खरपतवार प्रबंधन कपास में इतना मायने नहीं रखता है, फिर भी एहतियात के तौर पर हमें पारंपरिक विधि जो है, हम जैसे अभी आप देख रहे हैं कि इस चित्र में जो बैल जोड़ी से डोरा चलाते हैं, अगर हमको मैकेनिकल यांत्रिक विधि में जाना तो सबसे छोटा जो ट्रैक्टर आता है उस ट्रैक्टर से हम जो है इसकी इंटरकल्चर ऑपरेशन जो होता है वो कर सकते हैं। यांत्रिक विधि है और रासायनिक विधि है। गहरी जुताई जो हम गर्मी में करते हैं वो भी खरपतवार के ऊपर एक तरह का नियंत्रण ही है। रासायनिक विधि जो है वो हमें बहुत ही सोच समझकर कपास में करना है। जैसे फ्लूक्लोरेलिन है, वो बुआई के पहले हम जो है खाली खेत में फ्लूक्लोरेलिन डाल सकते हैं। अंकुरण से पश्चात और बुआई के बाद अंकुरण से पहले हमें पेंडामिथालिन जो है वो 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से हमें छिड़काव करना है, जिससे कि जो द्विदलीय खरपतवार हैं वो नहीं होंगे। दूसरा, कीट एवं व्याधि प्रबंधन जो कि कपास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब से बीटी कपास आया तब से इल्ली का जो प्रकोप है वो 90 दिन तक नहीं होता है, लेकिन हमें जो रस चूसक कीट है जैसे थ्रिप्स है, थ्रिप्स जो है उसको चुरड़ा मुरड़ा बोलते हैं, जो कि कपास की पिछली पत्ती पर मिडरिप पर लगता है। इसके लिए नीम ऑयल जो है वो 5 मिली प्रति लीटर, पिप्रोनिल जो रासायनिक दवा है वो 1.6 मिली प्रति लीटर। हरा मच्छर सबसे ज्यादा कपास में प्रकोप करता है, माहू है हरा मच्छर, इसके लिए नीम ऑयल जो है, थायमिथेक्सम और एमिडोपायरोफेन जो इस तरह की जो दवाइयां हैं उसका उपयोग करें। दूसरा, फेरोमोन ट्रैप जो है वो किसान जो फेरोमोन ट्रैप है वो जरूर लगाएगा। और दूसरा जो अपना जो पीला चिपचिपा कार्ड होता है, येलो स्टिकी कार्ड जो होता है वो जरूर किसान को लगाना चाहिए, जिससे कि माहू और सफेद मच्छर के ऊपर एक अच्छा नियंत्रण मिल सके। और सफेद मच्छर के लिए नीम ऑयल का फिर से मैंने बताया 350 ppm से 10,000 ppm तक का नीम ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। रासायनिक दवा के रूप में एसिटिमाप्रिड, डाइफेंथेरॉन जो है, इस तरह की रासायनिक दवाइयों का संतुलित रूप से किसान उपयोग करे तो सफेद मच्छर पर
वो नियंत्रण पा सकता है। दूसरा अमेरिकन बॉलवर्म, ये आजकल बहुत ही कम हो गया। जब हम नॉन बीटी लगाते हैं तो अमेरिकन बॉलवर्म का प्रकोप हो सकता है। इसके लिए जो दवाइयां हमने दी है, ये दवाई जो अनुशंसित है, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो हमें दिक्कत आती है वो पिंक बॉलवर्म की आती है, गुलाबी इल्ली, जो कि अभी निमाड़ अंचल में काफी देखने को मिलती है। ये जो पिंक बॉलवर्म है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले पिंक बॉलवर्म के लिए हमको फेरोमोन ट्रैप जो है वो 5 फेरोमोन ट्रैप 1 एकड़ में खेत के चारों ओर लगा देना चाहिए। इससे हमें मालूम पड़ता है कि कितनी तितलियां जो है वो आकर के प्रकोप कर रही है। और दूसरा, हम इसमें न्यूक्लियर पॉलियोहाइड्रोसिस वायरस वो 10 एली प्रति टंकी के हिसाब से हम इसका छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि हम इल्ली को अगली उसकी अवस्था में जाने से रोक देते हैं। फ्लुवेंडामाइड है, स्पिनोसिड है, क्लोरोपायरीफास है, इस तरह की दवाई। लेकिन किसान याद रहे कि शाम को 6 से 7 बजे तक में ही हम छिड़काव चालू करें। और दूसरा जो हमको जो बहुत ही ध्यान रखने वाली ये बात है कि हमें शाम के समय स्प्रे करना है। अंग्रेजी की 8 अक्षर में हमको नोजल को घुमाना है। और ध्यान रहे कि जो छिड़काव है सुबह या शाम को करें, लेकिन शाम के समय जो पिंक बॉलवर्म है, इसका नियंत्रण काफी हद तक शाम के समय अच्छा होता है। स्पॉटेड बॉलवर्म जो होता है, चित्तीदार इल्ली जो है ऊपर से जो एंटर करती है, अंदर प्रवेश करती है, उसके लिए नीम ऑयल 1500 ppm, क्लोरेंट्रिप्रॉल जो है वो 18.5% SC, जो कि 0.6 मिली प्रति लीटर पानी के हिसाब से अनुशंसित की गई है। इसके बाद आर्मी वर्म जो होता है वो फौजी के रूप में रात में आता है। इसके लिए फ्लुवेंडामाइड और क्लोरेंट्रिप्रॉल। और रेड कॉटन बग जो है, जिस साल जो है बहुत ही सूखा स्थिति हो जाती है, उस साल रेड कॉटन बग का प्रकोप कपास के ऊपर होता है। ये भी एक बहुत ही जिससे कि आर्थिक नुकसान क्षमता बहुत होती है, उसमें भी एक रेड कॉटन बग। मिली बग जो है इस साल मुझे कुछ क्षेत्र में देखने को मिला है। तो इसके पहले भी मैंने एक वीडियो जो है वो मिली बग के ऊपर हमारा तैयार हुआ है। हमने ये बताया कि मिली बग इस बार कपास में मैंने कई जगह मिली बग देखा है। इसके लिए हमें क्या करना है कि नीम ऑयल, कार्बोसल्फान, उसके बाद मोबिल ऑयल जो है उसको हम नीचे की परत में हम लगाएंगे तो जो मिली बग है ये उसके ऊपर चढ़ने में असमर्थ होगा। और ये शाम के समय ही हम मिली बग का जो है नियंत्रण वो करना जरूरी है, क्योंकि ये जो कीट है ये कपास में बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए हमें इसका नियंत्रण करना जरूरी है। शूट बोरर, लीफ रोलर, ये सब भी कपास में आते हैं। ये कीट जो हमने दवाइयां दी इसके अनुसार इसका हमको अनुशंसित करना है। लीफ हॉपर जो है ये भी कपास में आता है। रूट नॉट ऑफ निमेटोड, बेसिलोमाइसी जो है, और उसके बाद कार्बाफ्यूरॉन और फ्लूओपायरम, इस तरह की जो दवाइयां जिसको सूत्रकृमि बोलते हैं, इसका भी नियंत्रण करना बहुत जरूरी। खास करके दोमट मिट्टी के अंदर रूट नॉट ऑफ निमेटोड का प्रकोप कपास में देखा गया है। इसके लिए हमें नियंत्रण करना जरूरी है। फ्यूजेरियम विल्ट मतलब झुलसा रोग जो होता है वो हमें कपास में देखने मिला। आजकल कपास में न्यू विल्ट की शिकायत आ रही है, जिसमें कपास की पत्तियां लाल पड़ जाती है। इसके लिए हमें क्या करना है? एजोस्पाइरिलियम या नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का अगर हम छिड़काव करते हैं तो हमें इसके ऊपर फ्यूजेरियम विल्ट या न्यू विल्ट के ऊपर हमको अच्छा खासा नियंत्रण मिल सकता है। अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट जो होता है वो भी इसमें पत्ती पर्ण धब्बा रोग जो है, इसके लिए हमें मैनकोजोब और हेक्साकोनाजोल, ये बीमारियां हैं। बैक्टीरियल ब्लाइट है, रूट रॉट है जो कि आपका फ्यूजेरियम या राइजोक्टोनिया स्क्लेरोशियम के कारण आता है। इसके लिए हमने जो अलग अलग दवाइयां जैविक और रासायनिक में थियोफेनेट मिथाइल, तो जैविक के अंदर ट्राइकोडर्मा विरिडी और सुडोमोनास, इसका हम ड्रेंचिंग या ड्रिप सिंचाई से भी दे सकते हैं। इसके बाद पोषण प्रबंधन कपास में उतना ही जरूरी है जितना कि पानी प्रबंधन है। जो पानी का प्रबंधन अगर हम ड्रिप सिंचाई से करते हैं तो 75% जल विलय खाद हमको ड्रिप सिंचाई से देना है। आधार खाद के रूप में हम जैविक खाद, पोटाश, सिंगल सुपर फास्फेट, बोरैक्स, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, नीम खली जरूर देना है। और उसके साथ साथ हम इसमें जो पीएसबी एजोटोबैक्टर भी हम जो है हम आधार खाद के रूप में इसमें दे सकते हैं, या उसका पानी छिड़काव भी हम फसल के ऊपर पीएसबी और एजोटोबैक्टर का कर सकते हैं। दूसरा, ड्रिप फर्टिगेशन जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है कपास के अंदर। वेंचुरी या फर्टिलाइजर टैंक हमको लगाना है। अगर बड़े रकबे हुए तो फर्टिलाइजर टैंक का, अगर छोटे रकबे हुए तो 1.25 इंच से 2 इंच की वेंचुरी, पहले पानी देंगे, फिर खाद देंगे, फिर पानी नहीं देंगे। तो अंकुरण से 7 से 22 दिन से लेकर
12-61-0-19-19-19 यूरिया, अंकुरण 23 से 60 दिन यूरिया 12-61-0 सफेद पोटाश, अंकुरण से 61 से 100 दिन में यूरिया पोटाश 12-61-0 माइक्रोन्यूट्रिएंट, 101 से 125 दिन में पोटाश यूरिया मैग्नीशियम सल्फेट। किसान में ध्यान रहे, जिन कृषक बंधुओं का पीएच मान 8 के ऊपर है वो किसान भाई फास्फोरिक एसिड जो है वो 2 से 4 किलो प्रति एकड़ के मान से 5 या 6 दिन में एक बार फास्फोरिक एसिड भी जो है वो ड्रिप सिंचाई से दे सकते हैं, जिससे कि पीएच मान नियंत्रित रहेगा, पौधे को फास्फोरस भी मिलेगा और वो नलियां जो है वो भी उससे किसी हद तक साफ होती रहती हैं। अब कुछ आवश्यक बातें हैं जो हमने दी हुई है कि ये यूरिया फास्फोरिक एसिड सफेद पोटाश को एक साथ मिला सकते हैं, अमोनियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट को मिला सकते हैं, जल विलय खादों का जो हमने अनुशंसित की गई है उसका भी छिड़काव हम फसल के ऊपर कर सकते हैं, जैसे 19-19-19 है, 13-40-13 है, 0-52-34 है, 13-0-45 ये फसल की अवस्था के अनुसार करें। दूसरा, अगर बहुत ज्यादा वृद्धि कर दी है कपास में तो उसमें मेटिमेप्ट क्लोराइड जो है वो बाजार में जो ब्रांड उपलब्ध है उसका भी छिड़काव किसान भाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर वैसे तो ड्रिप सिंचाई है इसलिए फूल गिरने की समस्या कम होती है, फिर भी अगर कहीं फ्लावर ड्रॉपिंग होती है तो उस परिस्थिति में अल्फा नेप्थिलीन एसिडिक एसिड का 5 ml प्रति टंकी 15 लीटर में लेके छिड़काव करेंगे तो फूल गिरने की समस्या पे कई हद तक हमको उसमें नियंत्रण मिल सकता है। दूसरा, ये उन्नत सिंचाई तकनीक और पारंपरिक सिंचाई तकनीक के बीच बहुत बड़ी तुलना कपास में की गई है। सबसे बड़ी चीज है पानी की बचत। अगर हम टपक सिंचाई करते हैं तो पानी 60 से 70% तक हम बचा सकते हैं। बचाने का मतलब है कि जो पानी है पौधों की जड़ों में कितना पानी हमारे जड़ों ने उपयोग किया और अलग अलग पौधों के भागों में कितने उसका असर हुआ। दूसरा, ऊर्जा की बचत है। हमें ऊर्जा की बचत बहुत अच्छी होती है, इसमें खरपतवार और रोगों की कमी होती है क्योंकि नमी जो है संतुलित रहती है। आजकल हम रेस बेड पे खेती कर रहे हैं, ट्रेश मल्चिंग कर रहे हैं, हम शुरू में गहरी जुताई करते हैं तो इससे भी जो है खरपतवार नियंत्रण होता है, बेहतर गुणवत्ता और उपज आती है और श्रम की भी कम से कम 30 से 31% श्रम की बचत इस सिंचाई पद्धति से निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों का अनुभव है निमाड़ के कि आज हमारे निमाड़ में करीब 75% किसानों के पास टपक सिंचाई पद्धति से वो कपास की खेती अच्छी कर रहे हैं। अब ये जो बहुत महत्वपूर्ण है ये आर्थिक समीक्षा, इसके लिए सबसे पहले हमने जो तालिका दी है वो है हमारी कुल लागत। कपास में आप देखेंगे कि भूमि की तैयारी से लेकर के ड्रिप की लागत, अब ड्रिप की जो लागत दी गई है वो 5,000 रुपए ही प्रति साल होती है, क्योंकि अगर हम ड्रिप लगाएंगे तो वो 6 साल कम से कम उसकी गुणवत्ता बनी रहती है। उसके लिए जो प्रति वर्ष जो अगर हम लागत लगाते हैं इसके तो 5,000 रुपए है, 26,000 और 28,600 रुपए जो है वो 10% दूसरे खर्चे जोड़ के हैं। यही आप परंपरागत पद्धति में देखें तो स्वाभाविक है कि 18,000 रुपए कुल लागत है, 10% जोड़ते तो 19,800 रुपए होती है। अगर हम इसमें आय देखेंगे, परंपरागत पद्धति से अगर हम आय देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमने इसमें जो इसकी दी हुई है कि 5,000 × 10 = 50,000 रुपए, कुल जो आय जो शुद्ध आय जो मिली है वो 30,200 रुपए खर्चे काट के जो आपके पिछले तालिका में जो लागत लगी थी उसको हमने कुल जो हमको मिली है उसमें से हमने इसको ऋणित कर दिया, 30,200 रुपए हुआ है। यही आप देखेंगे कि जो उन्नत खेती कपास की गई है ये तालिका बहुत महत्वपूर्ण है। कृषक बंधुओं, ये आप इसको देखें कि हमारी जो कुल हमारी शुद्ध आय में से हमने जो खर्चा माइनस किया है उसमें 61,400 रुपए कुल शुद्ध आय है कपास में। और ये मैं आपको बता दूं कि कपास की खेती अगर हम सही तरीके से शुरुआत से करते हैं, आज मैं निमाड़ में गया तो मैंने देखा इस बार कपास की फसल बहुत अच्छी है, लेकिन मिलीबग का प्रकोप कपास में आना शुरू हो गया है। इसके ऊपर किसान बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। समन्वित कीट एवं व्याधि प्रबंधन अपनाएं, रेस बेड पद्धति से कपास लगाना शुरू करें। अगर हम प्लास्टिक मल्चिंग नहीं कर सकते हैं तो ट्रेश मल्चिंग ही हम इसमें लगाएं, जो पुआल होती है, सूखी पुआल होती है, उसको हमको कपास के बेड के ऊपर डाल देना है। दूसरा, एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जिस कपास में वृद्धि कम हो रही है उसमें किसान 2 कपास के बीच में 2-2 बीज सन और ढेंचा के लगाएं, जिससे कि हरी खाद के रूप में ये इसको 40 दिन के बाद नहीं डिकम्पोज करेंगे, उसको वहीं पर आप सड़ा देंगे, वहीं पर जमीन में गाड़ देंगे तो उससे पौधे की वृद्धि भी अच्छी होगी, पीएच मान नियंत्रित होगा, नाइट्रोजन कार्बन का अनुपात जमीन में रहेगा, सूत्रकृमि या अपने जो निमेटोड की शिकायत है वो भी इससे कम से कम हो जाएगी। तो मैं हमारे
जितने भी वेंडर्स इस सेमिनार में, इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, तो उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनके जो कृषक हैं उन्हें इस तरह की जो तकनीकी जानकारी है उसके लिए हमें हमेशा प्रेरित करते रहें। हम आप ही लोगों के एग्रोनॉमिस्ट हैं। समाधान एग्रो इन्फोटेक की ओर से मैं सभी कृषक बंधुओं का धन्यवाद देना चाहता हूं। हमेशा सुरक्षित रहिए, रोज खेत में घूमिए और अपने खेती की आय को दुगना करें। कृषि पालन के साथ साथ पशुपालन भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।